बंधुओं, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आपका मेरे चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक में स्वागत है। आज की चर्चा का विषय यह है कि किन परिस्थितियों में और कब किसी संपत्ति जो अचल संपत्ति है उसके स्वामित्व का प्रमाण क्या माना जाएगा। अब बात आती है अचल संपत्ति कैसे किसी व्यक्ति के स्वामित्व में आती है, इसके संबंध में क्या सामान्य अवधारणा है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि दैनिक जीवन में हर व्यक्ति या तो स्व अर्जित धन के माध्यम से भू संपत्ति का क्रय करता है। तो माने के कहने का अर्थ ये हुआ, संपत्ति किसी के स्वामित्व में आती है क्रय करने के पश्चात, या वह भू संपत्ति उसे दान में मिली हो, या उसे वह भू संपत्ति वसीयत में मिली हो, या वह भू संपत्ति उसे उसके उत्तराधिकार में मिली हो, या वह भू संपत्ति उसके सम्मिलित स्वामित्व में हो कई लोगों के साथ, और फिर उस संपत्ति में अंश का निर्धारण हो जाए और वह अंश उस व्यक्ति के पक्ष में अंतरित हो जाए। तो ये रीतियाँ हैं जिनके माध्यम से हम भू संपत्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतरित होता देखते हैं और उसके स्वामित्व का अंतरण, स्वत्व का, टाइटल का अंतरण उसके पक्ष में होता देखते हैं। अब आपने किसी संपत्ति का क्रय कर लिया, आपके पक्ष में सेल डीड हो गई। आपके संपत्ति में कोई वसीयत हुई, वसीयत पत्र है, उसका आपने एग्जीक्यूशन करा लिया, प्रॉपर्टी आपके पक्ष में आ गई, स्वामित्व में आ गई। आपने एक्सचेंज किया, विनिमय किया, विनिमय पत्र के माध्यम से संपत्ति आपके स्वत्व स्वामित्व में आ गई। आपको दान मिला, दान विलेख में वर्णित शर्तों के अनुरूप और उस सीमा तक संपत्ति आपके स्वत्व स्वामित्व में आ गई। और उसके पश्चात आपने अपनी पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार के माध्यम से, उत्तराधिकार अधिनियम के नियम जो हैं विभिन्न आपके अपने धर्मानुसार, उसके अंतर्गत आपको उत्तराधिकार में अपनी संपत्ति, पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिल गया, वह आपके आ गई। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के सम्मिलित स्वामित्व में संपत्ति थी, उसमें उसका अंश निर्धारण हो गया और आपके अंश को आपको दे दिया गया, तो संपत्ति आपके स्वत्व में आ गई। तो ये तो एक तरह से फॉर्मल, इसको कहते हैं हम लोग औपचारिक रीति से स्वामित्व का अर्जन है। लेकिन न्यायिक दृष्टि से, न्यायालयों की दृष्टि में कब हम अंतिम प्रमाणन के रूप से मानेंगे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का स्वामित्व धारक है, तो हम सबसे पहले जिन प्रक्रियाओं का मैंने वर्णन किया, उन प्रक्रियाओं के माध्यम से हम फौरी तौर पर, औपचारिक तौर से अपने को भू संपत्ति का स्वत्व धारक मान लेते हैं। और फिर उस स्वत्व धारण को दस्तावेजी रूप देने के लिए हम रेवेन्यू रिकॉर्ड, राजस्व विलेखों में उसका की प्रविष्टि कराते हैं, उसका इंदराज कराते हैं, एंट्री कराते हैं। तो उसे हम कहते हैं म्यूटेशन प्रोसीडिंग, या सामान्य बोलचाल की भाषा में उसे हम कहते हैं दाखिल खारिज, म्यूटेशन प्रोसीडिंग। लेकिन यहाँ पर मैं साफ कर दूं कि शब्द दाखिल खारिज जो है वो मिसनोमर है, गलत है। क्यों? क्योंकि राजस्व विलेखों में पहले किसी भी संपत्ति के संदर्भ में किसी स्वत्व धारक का नाम लिखा रहता है। माने अमुक अमुक संपत्ति जो अमुक अमुक स्थल पर अमुक अमुक क्षेत्रफल की है और जिसके सीमांकन चिन्ह ये हैं, उत्तर में ये, दक्षिण में ये, पूर्व में ये, पश्चिम में ये, और जिसका स्वामी अमुक व्यक्ति जो कि अमुक स्थान का निवासी, अमुक का पुत्र है, जिसकी है, उसके नाम से प्रदर्शित की गई है उस रेवेन्यू रिकॉर्ड में, ये लिखा रहता है। अब मान लीजिए उस व्यक्ति ने वह संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दी, तो विक्रय करने के पश्चात क्रेता उस भू संपत्ति का या वसीयत में लाभार्थी या दान प्राप्त करता या विनिमय प्राप्त करता या अन्य किसी रीत से आवंटन, सक्सेशन के माध्यम से संपत्ति में स्वत्व अर्जित करने वाले व्यक्ति पूर्ववर्ती व्यक्ति के नाम के पर अपना नाम वहाँ पर प्रविष्ट कराना चाहता है। तो सबसे पहले पूर्ववर्ती व्यक्ति का नाम वहाँ पर काटा जाएगा और उसके नाम पर नवीन स्वत्व धारक का नाम प्रविष्ट किया जाएगा। तो काटने को कहते हैं खारिज, खारिज मतलब डिलीशन, निकालना, और दाखिल का मतलब होता है इंसर्शन और या एंट्री देना। तो इसका सही म्यूटेशन का जो सही शब्द है वो यह है खारिज दाखिल। पहले कटता है,
फिर एंट्री होती है। तो यहाँ पर ये हो गया। तो किसी व्यक्ति ने जिन रीतियों का मैंने वर्णन किया उससे संपत्ति में स्वामित्व अर्जित किया और उसके पश्चात राजस्व विलेखों में उसने अपना नाम इंदराज करा लिया, यानी एंट्री करा लिया। अब इसके बाद वो संतुष्ट होकर बैठ गया है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी भी स्थिति पर, किसी भी स्तर पर, किसी भी समय पर, जो कि काल सीमा अधिनियमों के अंतर्गत है और विधिक प्रावधानों के सापेक्ष है, तो वह यह विवाद कर सकता है कि राजस्व विलेखों में जिस व्यक्ति ने अपने नाम पर संपत्ति की प्रविष्टि कराई है वह गलत है। वस्तुतः वह स्वत्वधारक नहीं है, स्वत्वधारक मैं हूँ। और ये दो व्यक्तियों के मध्य किसी भू संपत्ति के संदर्भ में स्वत्व का विवाद होने पर निर्णायक कौन होगा? क्या वह प्रविष्टि निर्णायक होगी कि वास्तव में स्वत्वधारक कौन है, या वह विक्री विलेख निर्णायक होगा कि स्वत्वधारक कौन है, या कोई अन्य रीति है जिससे उस स्वत्व का निर्धारण किया जाता है और वही अंतिम और बाध्यकारी होता है? तो इस प्रश्न पर हम चर्चा करने के लिए आज इस विषय पर या इस समय पर उपस्थित हैं। और यही वह प्रश्न है जो कि करम सिंह बनाम अमरजीत सिंह तथा अन्य के मामले में 15 अक्टूबर 2025 को जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा साहब ने निर्णित किया था। वस्तुतः इस प्रकार के निर्णय पहले भी बहुत आ चुके हैं, लेकिन बारंबार सुप्रीम कोर्ट को इसी प्रकार के प्रश्नों का सामना करना पड़ता है और पुनः उन्हें पहले दिए गए निर्णयों के आलोक में ही उसी प्रकार से निर्णय देना पड़ता है जैसा कि इसमें उन्होंने दिया था। और एक वाक्य में कहें तो उन्होंने कहा कि जब किसी भू संपत्ति के संदर्भ में स्वामित्व का विवाद होता है तो न तो वह विलेख जिसके माध्यम से स्वामित्व अंतरित किया जाता है, यानी कि विक्रय विलेख, वसीयत, एक्सचेंज डीड, गिफ्ट डीड या सक्सेशन सर्टिफिकेट या सक्सेशन का प्रोसेस, इनहेरिटेंस का प्रोसेस या म्यूटेशन का प्रोसेस करने के पश्चात खसरा खतौनी का जो छाया प्रति होती है वो, यानी कि राजस्व विलेखों में प्रविष्टि, वह निर्णायक और अंतिम प्रमाण नहीं है। निर्णायक और अंतिम प्रमाण सदैव किसी भी भू संपत्ति के स्वामित्व के विवाद के संबंध में न्यायिक निर्णय होते हैं। और जब न्यायालय जो किसी संपत्ति संबंधी स्वत्व के विवाद को निर्णय कर देता है तो ऐसी स्थिति में वही निर्णय स्वामित्व के निर्धारण का मूल आधार होता है और दिया गया निर्णय ही अंतिम होता है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है कि वह विवाद जो भू संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित है वह कहाँ जाएगा? तो कहा जाता है कि एनी dispute regarding any landed property is to be decided by a court of local jurisdiction। तो कहते हैं प्राइमरी कोर्ट ऑफ लोकल जुरिस्डिक्शन, स्थानीय क्षेत्राधिकार संपन्न मूलभूत न्यायालय में वह वाद निर्णित किया जाएगा। और उसके पश्चात क्या होता है, क्या उस वाद को जो कि न्यायालय के जो जिला स्तरीय न्यायालय है वहाँ से जो निर्धारित होता है क्या वह अंतिम है? नहीं। भारतीय न्याय व्यवस्था में अपीलों की व्यवस्था है। तो फिर आप राजस्व मामलों के संदर्भ में जिस प्रकार से उच्च पदस्थता न्यायालयों की है उसी प्रकार से उस उच्च पदस्थता के साथ अंत में हम उच्चतम न्यायालय तक जाते हैं। तो नीचे के न्यायालय, उसके पश्चात उच्च न्यायालय, फिर उच्चतम न्यायालय, और जो उच्चतम न्यायालय निर्धारित कर देता है कि वास्तव स्वत्वधारक कौन है वही अंतिम और निर्णायक होता है। तो बात यहाँ पर दो तरह की निकल के आई। यदि किसी भू संपत्ति में किसी व्यक्ति को विक्रय, दान, वसीयत, उत्तराधिकार अथवा विनिमय के माध्यम से कोई स्वत्व अर्जित होता है और वह स्वत्व निर्विवादित रह जाता है, यानी कि किसी के द्वारा उस पर कोई विवाद नहीं उठाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में म्यूटेशन यानी कि खारिज दाखिल के पश्चात राजस्व विलेख में लिखी हुई प्रविष्टियाँ ही सर्वमान्य रूप से अंतिम होती हैं क्योंकि विवाद नहीं है। दूसरी परिस्थिति, यदि विवाद होता है तो विवाद की स्थिति में न तो दस्तावेज का कोई अर्थ है न तो प्रविष्टि का कोई अर्थ होगा तो मात्र न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए प्रश्न के उत्तर पर। और यदि न्यायालय ने जिसके भी पक्ष में संपत्ति के स्वत्व का निर्धारण कर दिया वही उस भू संपत्ति का स्वत्वधारक होगा और तदनुरूप राजस्व विलेखों में उस व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि उस भू संपत्ति के संबंध में स्वत्वधारक के रूप में कर दी जाएगी। तो यह यहाँ बात निर्विवाद सत्य हो गया कि दो तरह के। तो इस तरह से हम देखें, थोड़ा सा और इसको वर्गीकृत कर दें तो सबसे पहली बात
तो क्या होता है, संपत्तियां अर्जित कैसे की जाती हैं? तो पहली बात, क्रय से की जाएंगी, वसीयत से की जाएंगी, या फिर एक्सचेंज से की जाएंगी, या गिफ्ट डीड से की जाएंगी, या फिर सक्सेशन में प्राप्त की जाएंगी। तो ये हो गया, मिल गई संपत्तियां, आपको आ गई। अब इसके पश्चात क्या है कि आपने दाखिल खारिज कराना है, खारिज दाखिल कराना है। तो खारिज दाखिल कराने के लिए आप म्यूटेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो म्यूटेशन प्रोसीडिंग, या आपकी एग्रीकल्चर लैंड है तो वहाँ पर आप एग्रीकल्चर के जो अधिकारी हैं, जो लेखपाल हैं, जो पटवारी हैं, जो तहसीलदार हैं, जो एसडीएम साहब हैं, उनके माध्यम से होती हुई फाइल जाती है। उसके पश्चात उसमें आदेश होता है और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आपके नाम चढ़ जाते हैं। उसी प्रकार शहरी संपत्ति, निवासी संपत्तियों के संदर्भ में नगर पालिका, नगर महापालिका या तालुका या टाउन एरिया कमेटी, वहाँ पर भी खारिज दाखिल की प्रक्रिया होती है। तो इसमें क्या करते हैं, खारिज दाखिल की प्रक्रिया में एक आपका आवेदन पत्र होता है, जिसमें आवेदक को अपना नाम पुष्ट करने के लिए प्रमाण देने पड़ते हैं, निवास पुष्ट करने के प्रमाण पड़ते हैं, जिस संपत्ति के बारे में आप अपने नाम की प्रविष्टि चाहते हैं उसके दस्तावेज देने पड़ते हैं, जो नियत शुल्क है वह देना पड़ता है। इसके साथ साथ वहाँ पर यह व्यवस्था होती है कि विज्ञापन किए जाते हैं स्थानीय दैनिक पत्रों में, जिससे कि जो भी व्यक्ति एक निश्चित समय सीमा तक उस खारिज दाखिल प्रक्रिया में यह कोई प्रतिवाद करना चाहता है कि साहब ये खारिज दाखिल जो व्यक्ति ने अपने नाम संपत्ति चढ़ाने के लिए किया है, प्रविष्ट करने के लिए किया है, नहीं, वो गलत नहीं है, वह सही नहीं है, वो गलत है, उसमें मैं भी या मेरा उसमें हितबद्ध है, इसलिए मुझे सुनवाई करने के पश्चात ही प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाए। तो वहाँ पर भी आपत्तियाँ आमंत्रित करने के लिए एक नियत समय दिया रहता है। आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती हैं, उनका निस्तारण होता है। आवेदन करने वाले को ये बताना होता है कि उस संपत्ति विशेष में यदि उसने उत्तराधिकार में प्राप्त की है तो उसके कितने उत्तराधिकारी हैं, और उन सभी उत्तराधिकारियों में से वह कैसे एकल रूप से अपने नाम संपत्ति को चढ़ाना चाहता है। यदि वह वसीयत है तो वसीयत की बात करेगा। वसीयत जब देगा तो वसीयत को फिर वो प्रूफ जेन्युइनिटी, उसकी जो सत्यता है वह सिद्ध करना पड़ेगा। वो एविडेंस एक्ट के हिसाब से सिद्ध होती हैं, वह ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत सिद्ध होती हैं, जिसमें अटेस्टेशन होता है, विटनेस होता है, ये सब देखा जाता है। उसके पश्चात जब सिद्ध हो जाता है तब संपत्तियों का नाम में आपका नाम प्रविष्ट हो जाता है। लेकिन इतना सब होने के पश्चात भी यदि कोई व्यक्ति किसी भी स्तर पर ये विवाद कर देता है कि जी हाँ, मैं स्वामित्व या स्वत्व का दावा करने वाला व्यक्ति गलत दावा कर रहा है, वस्तुतः उसका संपत्ति में अधिकार है जो कि प्रतिवाद कर रहा है, तो फिर वह मामला न्यायालय के समक्ष जाता है और न्यायालय अपने निर्णय को देता है, निर्णय को सुनाता है, और उस निर्णय के अनुसार ही भू संपत्ति में स्वत्व का निर्धारण होता है। और जब एक बार स्वत्व का निर्धारण हो गया तब फिर राजस्व विलेखों में उसी निर्धारण के अनुरूप ही प्रविष्ट की जाती है, और प्रविष्ट कर दिए जाने के पश्चात वह अंतिम होती है। तो जब मैं इस बात पर चर्चा कर रहा हूँ कि किस प्रकार से आप किसी भी भू संपत्ति में स्वत्व के निर्धारण को अंतिमता प्रदान करेंगे, तो सर्वप्रथम, जैसा मैंने कहा, एक बार मैं पुनः कह देता हूँ एक बार, जब किसी भी भू संपत्ति में कोई व्यक्ति स्वामित्व अर्जित करता है किसी भी रीत से, जैसे चाहे क्रय से प्राप्त करे, चाहे उत्तराधिकार से प्राप्त करे, चाहे दान से प्राप्त करे, या वसीयत से प्राप्त करे, तो उससे सर्वप्रथम यह सक्षम अधिकारी के समक्ष, जहाँ पर कि वह अपना नाम राजस्व विलेख में लिखने जा रहा है, वह सिद्ध करना होगा कि वह ही अधिकृत व्यक्ति है जिसके संबंध में या जिसके साथ उस संपत्ति का स्वत्व जुड़ना चाहिए। वह उसे संतुष्ट कर देता है तो दस्तावेजों में आ जाता है। और इस अवधि में यदि कोई भी व्यक्ति उस पर प्रतिवाद नहीं करता तो वह व्यक्ति फिर उस संपत्ति के संदर्भ में स्वत्व धारक मान लिया जाता है। ये तो एक स्थिति होगी, जैसे मैंने पहले कहा था। लेकिन विवाद की स्थिति में यदि विवाद होगा तब वह व्यक्ति न तो उस विलेख को आधार बना सकता है, न ही वह राजस्व विलेखों में प्रविष्टियों को आधार बना सकता है। उसे अपने हित, जो कि स्वामित्व के रूप में है, कि सत्यता को सिद्ध करने के लिए न्यायालय के निर्णय का सहारा लेना पड़ेगा। और न्यायालय जब उस व्यक्ति को, जिसने कि कहा है कि मैं स्वामित्व धारक हूँ, और प्रतिवादी इसने कहा कि नहीं मैं स्वामित्व धारक हूँ, उन दोनों के मध्य जब स्वामित्व का निर्धारण न्यायालय कर देता है तो जिसके पक्ष में स्वामित्व का निर्धारण होता है वही स्वामित्व का धारक होता है। तो अर्थात वह जो जो डिसीजन न्यायालय देता है, और जो विलेख जिसके माध्यम से, या जो प्रक्रिया जिसके माध्यम से उसे संपत्ति में
स्वतः आधारित हुआ प्राप्त हुआ है, यदि वो उसको संपुष्ट करता है निर्णय न्यायालय का, तो वह स्वतः धारक हो जाता है। अथवा ये संपुष्ट नहीं करता है तो जो वादी होता है, जिसने प्रतिवाद किया है, उसने कहा है कि नहीं, यह नहीं मैं हूँ, तो उसके पक्ष में स्वतः चला जाता है और दस्तावेज धारक के स्वत्व को नकार दिया जाता है। तो अनिष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं, जो कि करम सिंह वर्सेस अमरजीत सिंह के 2025 अक्टूबर 15 जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा जी के जजमेंट के आलोक में है, और जैसा कि बहुत बार पहले कहा भी जा चुका है कि विवाद की स्थिति में किसी भी भू संपत्ति के स्वत्व के निर्धारण के लिए न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय ही मान्य होंगे, न कि अन्य कोई आधार। तो कहने का अर्थ ये है कि जब कभी कोई व्यक्ति किसी संपत्ति में स्वत्व का मांग करता है या स्वत्व का दावा करता है, तो सर्वप्रथम यह देखना होगा कि क्या वह दावा निर्विवाद है या वह विवादित है। निर्विवाद यदि होगा तो अन्य जो तो तरीके बताए, यानी कि विलेख, उत्तराधिकार में प्राप्त करने की रीति का प्रमाण और आपका खारिज दाखिल के राजस्व प्रमाण। नंबर 2, यदि विवाद है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय का निर्णय। अब बात आती है कि म्यूटेशन प्रोसीडिंग्स में जो नाम दर्शित होता है उसका क्या महत्व है। तो न्यायालय ने कहा कि म्यूटेशन प्रोसीडिंग्स में राजस्व विलेखों में दर्ज किए गए नाम उस भू संपत्ति के संदर्भ में कर जमा करने वाले व्यक्ति की जो लायबिलिटी है या जो ड्यूटी है उसके बारे में ही वर्णित करते हैं कि फौरी तौर पर, अस्थायी तौर पर, जब तक कि कोई विवाद नहीं है, जो संपत्ति जिस व्यक्ति के नाम राजस्व विलेख में निर्णित है, राजस्व संग्रहकर्ता उस व्यक्ति से उस भू संपत्ति के संबंध में राजस्व एकत्रीकरण के लिए उसे बाध्य करेगा या उसे संपर्क करेगा, परंतु यह उसके स्वामित्व का अंतिम प्रमाण नहीं होता। अंतिम प्रमाण का मतलब है जब विवाद हो गया तो अंतिम प्रमाण के रूप में बारंबार यह कहा गया है कि न्यायालय के निर्णय ही अंतिम प्रमाण होते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस चर्चा के माध्यम से वह एक भ्रम दिमाग में लोगों के जो रहता है कि जी हाँ, हमने संपत्ति खरीद ली, हमने संपत्ति प्राप्त कर ली, या ये न के प्रकारेण फाउल या फेयर मीन से हमने राजस्व दस्तावेज में अपना नाम चढ़ा लिया तो हम संपत्ति के पूर्ण मालिक हो गए। नहीं साहब, यदि आपने उसमें कुछ फाउल प्ले किया है, आपने कुछ गलत किया है और कहीं भी सही या गलत रीत से किसी व्यक्ति ने उस पर प्रतिवाद कर दिया, तो आपको फिर अंततः न्यायालय के निर्णय का ही इंतज़ार करना पड़ेगा और उसमें अपने पक्ष को मजबूती से सिद्ध करना पड़ेगा। और आप द्वारा अपने पक्ष में तथ्य को सिद्ध कर देने के पश्चात यदि न्यायालय इसको संतुष्ट कर दिया जाता है और न्यायालय यह पाता है कि जी हाँ, आपने जो साक्ष्य, प्रमाण और दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं वह इस ओर इंगित करते हैं कि आप ही संपत्ति के स्वत्व धारक हैं और जिस व्यक्ति ने उसमें प्रतिवाद किया है वह प्रतिवाद आधारहीन है, तभी आप भू संपत्ति के संदर्भ में अपने स्वत्व धारक होने का निर्णय न्यायालय से प्राप्त कर सकेंगे। और एक प्रकार से यदि इस संपूर्ण प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अंतिम निर्णय के रूप में आपके पक्ष में निर्णय हो जाता है कि आप ही स्वत्व धारक हैं, तभी आप एक निष्कर्ष स्वरूप अंतिम रूप से उस संपत्ति के साथ अपने स्वत्व को आबद्ध कर सकते हैं। इस चर्चा से मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को सबको काफ़ी स्पष्टता प्राप्त हुई होगी और जिसके दिमाग में ये बात रहता है कि अरे हमारा नाम तो भू राजस्व में या म्यूटेशन प्रोसीडिंग के बाद जो दस्तावेज होते हैं, राजस्व दस्तावेज होते हैं, खसरा खतौनी, उसमें दर्ज है और हम मालिक हैं, भले ही अपने फाउल मीन से कर लिया है। तो बंधु, ऐसा नहीं है। जब कभी भी स्थिति में कोई विवाद होगा और जिस व्यक्ति को इस बात का पता लगेगा कि उस भू संपत्ति में किसी व्यक्ति ने झूठे तरीके से, फर्जी तरीके से, कपटपूर्ण रीत से अपना नाम चढ़ा लिया है, तो वह बात प्रस्तुत करने के पश्चात तथ्यों को प्रस्तुत करके आपके उस दावे को निराकृत करा सकता है यदि वह न्यायालय को संतुष्ट कर सकता है। आशा करता हूँ इस पूरी चर्चा से आपको इस विषय पर स्पष्टता प्राप्त हुई होगी और भविष्य में आपके लिए सहायक होगी। कृपया चैनल को फिर से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और सर्कुलेट कर दीजिएगा। धन्यवाद।